हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट है। ये इसके बारे में तो आप लोग ऑलमोस्ट जानते ही हो। और 6 दिनों के बाद आया हूँ वीडियो लेकर के। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर कहाँ थे 6 दिनों से। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पिछले 6 दिनों में मैं अपना समय व्यतीत किया हूँ, बहुत ही खुशी का पल जिया हूँ। और जो भी मेरे मेंटोर हैं, गुरु हैं, उनके कहने पे, उनके मार्गदर्शन पे जो कुछ भी अनुभव किया हूँ, जो कुछ भी प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत ही मज़ा आ गया। मुझे लगा कि काफ़ी एनर्जी, जो कहते हैं ना, मतलब कुछ एक्साइटिंग वाला वर्क करते हो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो आप लोग। तो बस उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिली है। तो इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लास को। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 28 नंबर में क्या कह रहा है। ये है क्या, ये है कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स। कौन कौन है देख लो। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर। इन दोनों को अभी इग्नोर करो क्योंकि इसके बेस्ट पर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। इसके बेस्ट पर ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पूछ भी देंगे तो सारे के कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। जैसे जूनियर, सीनियर ये सारे के हैं, वैसे इन दोनों के भी कॉन्सेप्ट हैं। तो बस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। एग्ज़ाम में अगर पूछ दे किसी भी तरीके से क्वेश्चन तो आपको हैंडल करने आने चाहिए। और आज के क्लास में थोड़ा सा मैं बदलाव किया हूँ कि बस ट्रायल क्वेश्चंस लिया हूँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ क्योंकि उसको छांटना, अलग अलग रिसोर्सेज से उसको कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब एडजेक्टिव के ऊपर मैं टेस्ट बनाऊँगा, कम से कम 3-4 टेस्ट तो बनेंगे ही इसके ऊपर। और उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे। और जैसे ही आप सबमिट करोगे टेस्ट को, आपको सोल्यूशन दिख जाएगा हर एक क्वेश्चन में। सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिखेगा, उसमें ये भी मेंशन किया रहेगा कि ये कितने कॉन्सेप्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो उसके बाद। और अगर वीडियो देखने के बाद भी ना समझ में आए, टेस्ट लगाने के बाद भी ना समझ में आए, सोल्यूशन देखने के बाद भी ना समझ में आए, तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे बताओगे व्हाट्सएप पे। मतलब पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जो लोग पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट नहीं हो वो भी फ़ायदा उठा सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या करूँगा, उस पर छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर नहीं समझ पाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो इन दोनों को अभी इग्नोर करके चलो क्योंकि इसके ऊपर ना के बराबर क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है जो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर के हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना है ये कि यहाँ पर 2 वर्ड को लिखा हूँ, प्रीफरेबल और एल्डर। यहाँ पर ओल्डर नहीं है, ध्यान देना। ओल्डर के ऊपर और एल्डर के ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसी सीरीज़ में, एडजेक्टिव के सीरीज़ में। ओल्डर है, देखो इसके साथ क्या होता है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, मतलब ये एज के कंपैरिजन को बताता है। और ये कंपैरिजन जो है, इसके बाद हम लोग दैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्डर के बाद दैन का इस्तेमाल नहीं होता। एल्डर के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे। प्रेफरेबल के बाद भी टू का इस्तेमाल हम करेंगे। और ये जितने सारे लैटिन एडजेक्टिव हैं, इसके बाद दैन का प्रयोग नहीं होता, इसके बाद टू का प्रयोग होता है। इतना आप लोग जानते भी होंगे पहले से, और नहीं जानते तो आज जान लो कि इन सारे वर्ड्स के बाद टू का प्रयोग होता है, ना कि दैन का। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसके पीछे के वजह को समझो। सबसे पहली बात, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ बेटर देन यू, तो बेटर जो है इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, बेटर के बाद हमने दैन का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, ये किस तरीके का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। लेकिन जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली जो एडजेक्टिव तो हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव नहीं हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव नहीं है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दैन का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, भले ही ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव ना हो, लेकिन ये सारे वर्ड से कंपैरिजन का इंटेंशन होने का पता चलता है। मतलब वो कंपैरिजन को ही बता रहा होता है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव नहीं है। अब इसमें फ़र्क क्या है ये ज़रा समझो। जैसे मैंने कहा बेटर, तो बेटर अगर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसका कोई पॉजिटिव डिग्री का भी वर्ड होना चाहिए, तो होता ही है। गुड होता है ना, गुड होता है, वेल होता है, तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो इसका पॉजिटिव डिग्री गुड हो गया। लेकिन सीनियर, जूनियर, ये सारे के कोई पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को सुने हो आप, नहीं होता ना। तो ये सारे यूनिक वर्ड्स होते हैं एक तरह से, इसके कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होते, ठीक है।
तो आपको क्या ध्यान में रखना है, मतलब ये खुद भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं और कंपैरिजन को भी बताते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होने के लिए उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का कोई डिफरेंट वर्ड होना चाहिए, जैसे बेटर का गुड है यहाँ पर, समझ रहे हो। और ये पॉजिटिव डिग्री के तरह भी काम करता है और कंपैरेटिव डिग्री के जैसा भी काम करता है, लेकिन ये है नहीं वास्तव में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे वर्ड्स जितने हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है, ना कि देन का। ठीक है, देन का प्रयोग नहीं करना है। ज़रा देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, गरिमा इज सीनियर दैन रजनी। तो गरिमा रजनी से सीनियर है, ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर दैन का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, टू का प्रयोग। चलिए सही है। नेक्स्ट बोला है, शी इज़ 5 years मोर सीनियर टू यू। तो यहाँ सीनियर के बाद तो टू है, फिर भी गलत क्यों है, ज़रा ध्यान दो, क्योंकि इसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है मोर, जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। क्योंकि ये ऑलरेडी, भले ही डिग्री ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये कंपैरिजन को बता रहा होता है, कंपैरिजन को तो बता ही रहा होता है। तो इसके पहले एक्स्ट्रा कोई कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड को नहीं लिखेंगे, जैसे मोर को लिख दिया तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पर होना चाहिए था शी इज़ 5 years सीनियर टू यू। मोर को यहाँ से ड्रॉप कर दो, समझ गए। मतलब ये सारे वर्ड्स के पहले मोर और मोस्ट शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। मोर और मोस्ट शब्द का इस्तेमाल, इन दोनों, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके पहले हम इन दोनों वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी। अब यहाँ पर प्रेफरेबल वर्ड भी आया था, देख लो ऊपर में। तो इसके साथ मैंने बताया कि दैन का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर इस्तेमाल होता है टू का। टू लगा दोगे फिर भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से मोर को फिर हटाना पड़ेगा, है ना। तो मोर को हटा दो, यहाँ से हो जाएगा मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी, समझ गए। तो यहाँ से मोर को भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से दैन के बदले टू का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। फिर मैं बताया एल्डर के बारे में, देख लो, एल्डर जो है, एल्डर के साथ टू लगता है, लेकिन अगर ओल्डर रहे तो उसके साथ हम लोग दैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओल्डर के साथ दैन और एल्डर के साथ टू। फिर से समझा दें, दो कॉन्सेप्ट में क्या बताया हूँ अभी कि ये सारे जितने वर्ड्स हैं इसके बाद दैन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है। सेकेंड चीज़ कि इन शब्दों के पहले हम लोग मोर का इस्तेमाल नहीं करते, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एक वर्ड पॉजिटिव के बारे में, पॉजिटिव नहीं ऑपोजिट के बारे में, है ना। ऑपोजिट एक वर्ड आया था, मैं बताया था कि ऑपोजिट के बारे में कभी हम लोग विशेष क्लास रखेंगे, क्योंकि इसके पीछे कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की भांति भी काम करता है और प्रीपोजिशन की भांति भी काम करता है। इसी तरीके से एक यूनिक वर्ड है यहाँ पर प्रायर। प्रायर जो है ये हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्या करता है, बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम में खैर पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा, ऑपोजिट के साथ ही वाले वीडियो में इसको भी रखूंगा, प्रायर वाले को भी। इसमें होता यह है कि प्रायर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, लेकिन मैं बताया था ऑपोजिट एडजेक्टिव भी है और प्रीपोजिशन भी है। लेकिन प्रायर को कभी कभी प्रीपोजिशन की भांति भी लोग यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ही नहीं। कभी कभी प्रायर को लोग एडवर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं, जो कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग विशेष वीडियो को देखेंगे। प्रायर हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करेगा, प्रायर के बाद कैसे आपको कंफ्यूज करने वाला है एग्ज़ाम में, वो सब कुछ भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जितने ज़रूरत की बात है वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, अपोजिट और प्रायर के ऊपर विशेष वीडियो हमें बनानी है और आपको बताने हैं। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 29 क्या कह रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, जो आपको किताब में इतने अच्छे से समझा नहीं पाएगा, और वो उतना लिखेगा तो पता चला कि एक चीज़ को समझाने के लिए 2-2 पन्ने खर्चे करने पड़ रहे हैं उन्हें, है ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक टीचर से ही समझने को मिलेगा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा है। ग्रामर रूल, कॉन्टेक्स्ट अ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्या है इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान दो, अभी मैंने बताया कि किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर और मोस्ट का यूज़ हम नहीं करते, है ना, और फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ है ही इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्टाफ इन दिस ऑफिस। अब ये गलत है, क्यों गलत है, दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर ओल्डेस्ट है,
ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसके पहले मोस्ट का इस्तेमाल क्यों कर दिए? तो मोस्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ है क्या, ही इज़ द ओल्डेस्ट स्टाफ इन द ऑफिस होगा, मोस्ट को हटाना पड़ेगा, तब जा करके ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है गरिमा इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन रजनी। अब स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसके पहले एक और भी कंपैरेटिव डिग्री को लगाना क्या ज़रूरत है? तो ये भी यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा गरिमा इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रजनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, गरिमा इज़ लेस स्ट्रॉन्गर दैन रजनी। ठीक, चलिए अब जरा देखिए, लेस जो है ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि लिटिल है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। सही है, इतना जानते हो। तो स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो लेस को यहाँ पर क्यों रखोगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री का है? तो लेस को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गरिमा इज़ लेस स्ट्रॉन्गर दैन रजनी। अब यहाँ क्या कर दिए हो, मोस्ट को यहाँ से हटा दिए, करेक्ट हो गया। मोर को यहाँ से हटा दिए, करेक्ट हो गया। लेस को यहाँ से हटा दिए, फिर भी ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझो। स्ट्रॉन्गर है तो आपके दिमाग में आया होगा कि लेस भी कंपैरेटिव डिग्री का है, तो इसको हटा देंगे। हटा तो दोगे, हटा देने के बाद ग्रामेटिकली ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन देखना यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। किस संदर्भ में ये बोला गया है उसका संदर्भ ही खत्म हो जाता है ना, इसका रिलेशन ही खत्म हो जाता है, सेंटेंस का जो मेन मीनिंग है वही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान दो, गरिमा इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन रजनी। तो मोर स्ट्रॉन्गर कहने का मतलब है कि गरिमा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, रजनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोर को अगर हटा दिए तब भी गरिमा स्ट्रॉन्ग ही है रजनी की अपेक्षा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ फिर से सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें बोला है कि गरिमा इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन रजनी, मतलब बताना ये चाह रहा है, इसका मीनिंग ये बताना चाह रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये बताना चाह रहा है, इसका संदर्भ ये हो रहा है कि रजनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, गरिमा। अगर मोर को यहाँ से हटा देते हो तब भी गरिमा ही होती है यहाँ पर स्ट्रॉन्गर, है ना। गरिमा इज स्ट्रॉन्गर देन रजनी, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता मोर को हटाने से। लेकिन अगर आप यहाँ से लेस को हटा देते हो तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेस को हटा देने से ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन मीनिंग इसका कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है। कैसे चेंज होता है ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले समझो कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये बताना चाह रहा है कि गरिमा जो है वो रजनी से कम स्ट्रॉन्गर है। ध्यान देना, इसके पहले वाले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी गरिमा, लेकिन इस क्वेश्चन में कम स्ट्रॉन्ग है। किससे? रजनी से, है ना। तो कम है। अब मान लिया जाए हमने लेस को यहाँ से हटा दिया तो कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो जाता है, मीनिंग इसका चेंज हो जाता है। कैसे? पहले कौन थी? अगर लेस है अभी यहाँ पर तो गरिमा और रजनी के बीच बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है? गरिमा। गरिमा नहीं, रजनी, है ना। और लेस स्ट्रॉन्गर है रजनी से कौन? गरिमा। अगर यहाँ से लेस को हटा देते हैं तो इस बार चेक करो, लेस को हटा देते हैं तो यहाँ हो जाता है गरिमा इज स्ट्रॉन्गर देन रजनी, मतलब गरिमा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है रजनी से, देख रहे हो, और रजनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि कंपेयर कर दे रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो जा रहा है। अगर हम लेस को यहाँ से हटा देते हैं तब इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है कि ग्रामर के साथ साथ, देखो यहाँ पर ग्रामर के साथ साथ मतलब हर एक क्वेश्चन में ग्रामर के रूल तो फॉलो होने ही चाहिए, लेकिन उसका मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट भी साथ में बने रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अब नहीं समझे तो फिर से देखो आगे वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है, ध्यान से देखो, यहाँ बोला है 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है राम इज़ लेस रिचर दैन श्याम। अब यहाँ पर रिचर कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसके पहले लेस भी कंपैरेटिव है जिसको हटाना पड़ेगा। तो अगर इसको हटा देते हो तो हो जाता है कि राम इज़ रिचर दैन श्याम। पहले नहीं हटाने से राम जो है वो लेस रिचर है और श्याम जो है वो ज़्यादा रीच है। नहीं हटाने से, अगर इसको हटा दिए तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया, मतलब राम इज़ रिचर देन श्याम, मतलब राम रीच हो जाता है श्याम से, जो कि गलत मीनिंग दे देता है ना। गलत मीनिंग दे देता है मतलब इसका मीनिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए। ग्रामर भले ही सही हो जाता है लेस को हटा देने से। तो यहाँ पर क्या करना होगा ये भी मैं बताऊँगा, पहले समझो कि लेस को हटा दिए फिर भी ये गलत है क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है।
अब इस तरीके से फिर है, देखो राम इज़ लेस वीकर देन श्याम। यहाँ पर क्या है, अब आपको क्या लग रहा होगा कि लेस को यहाँ से हटा दिए, लेस को यहाँ से हटा दिए फिर भी ये गलत रहा, तो लेस को यहाँ से भी हटा देंगे फिर भी ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि लेस को हमेशा हटा देने से ये गलत हो जाता है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर है राम इज़ लेस वीकर देन श्याम। यहाँ पर क्या मीनिंग क्या बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि राम जो है वो कम वीक है किससे, श्याम से, मतलब श्याम ज़्यादा क्या है, वीक है, और राम जो है कम वीक है, यही बता रहा है इसका मीनिंग। लेस को अगर हटा देते हैं तो देखो मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, राम इज़ वीकर देन श्याम, राम अभी भी वीक है श्याम से, है ना, तो मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा। तो यहाँ से लेस को अगर हटा दोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन से लेस को हटा देने से इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, जो कि गलत है ना। अब आपको करना क्या है ये ज़रा समझो, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेस को हटा देते हैं तो मीनिंग भी करेक्ट रहता है और ग्रामर भी सही हो जाता है, क्योंकि वीकर के पहले मतलब कंपैरेटिव डिग्री के पहले कंपैरेटिव डिग्री को हटा देते हैं तो इसका मीनिंग भी कायम रहता है, इसका रूल भी वहाँ पर रहता ही है ना। रूल क्या कह रहा है कि लेस को हटा दो, और मीनिंग क्या है कि राम पहले से क्या है वीकर है श्याम से, और लेस को हटा देने के बाद भी राम वीकर ही रहता है श्याम से, तो मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लेस को हटा देते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है कि गरिमा इस बार स्ट्रॉन्ग हो जाती है रजनी से। फिर यहाँ से लेस रीचर है, इसका मतलब बताना चाह रहा है, मीनिंग ये है कि राम जो है श्याम से कम रीच है, लेकिन लेस को हटा देने से राम रीच हो जा रहा है श्याम से, है ना। तो फिर गलत क्यों है और सही क्या होना चाहिए ये ज़रा समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेस को तो पहली बात कि यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, फेर बदल क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। यहाँ पर मीनिंग बताना चाह रहा था पहले कि गरिमा जो है वो लेस स्ट्रॉन्गर है रजनी से, है ना। अब मीनिंग भी सेम रहना चाहिए, तो एक काम करो, गरिमा को रजनी की जगह ले जाओ और रजनी को यहाँ ले जाओ लेस को हटाने के बाद। तो क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ होगा रजनी इज़ स्ट्रॉन्गर दैन गरिमा, ठीक है। ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इस तरह से बदल देते हैं तो रजनी अभी भी स्ट्रॉन्ग रहती है गरिमा से, और लेस भी यहाँ से चला गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में है राम इज़ रीचर देन श्याम, ये तो मीनिंग ही गलत दे दे रहा है, राम को तो कम रीच होना चाहिए, तो क्या करेंगे, श्याम को ले जाओ राम की जगह पर, राम को ले जाओ श्याम की जगह पर, तो फिर मीनिंग करेक्ट दे देता है। यहाँ लिखोगे श्याम इज़ रीचर देन राम, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब जो मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ। अब ध्यान दो एक बात और, दूसरे तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे, देखो यहाँ पर लेस स्ट्रॉन्गर को हटा करके एक काम और कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि गरिमा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर सेकंड तरीके से कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर गरिमा को यहीं रखना है, रजनी को यहीं रखना है, तो यहाँ पर कर सकते हो कि राम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रजनी, ठीक है। मतलब दैन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेस स्ट्रॉन्गर दैन को हटा करके क्या करना है आपको, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज का प्रयोग कर रहे हैं, देख लो, मतलब गरिमा इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रजनी, तो मीनिंग भी सेम रहता है कि गरिमा अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि रजनी है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, राम इज़, फिर लेस रीचर दैन को हटा करके आप क्या कर दोगे, लेस रीचर दैन को हटा करके लिखोगे राम इज़ नॉट एज रीच एज श्याम, ठीक है। ये दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो। पहला तरीका क्या बताया कि अगर लेस को हटाते हो तो रजनी को गरिमा के जगह ले जाओ और गरिमा को रजनी के जगह ले जाओ, ठीक है। इसी तरीके से राम और श्याम को एक दूसरे से क्या करो, रिप्लेस कर दो। और दूसरा तरीका बताया कि यहाँ पर लिख दो इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रजनी, इज़ नॉट एज रीच एज श्याम, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो। क्या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें लेस रीचर कौन है, राम है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राम इज़ पुअरर
देन श्याम। क्लासरूम में ये क्वेश्चन अराइज होता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर हमें राम को कम ही रीच रखना है तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि राम इज़ पुअरर देन श्याम। अब आप लोग सोचो, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। कैसे गलत हो जाएगा ये मैं बताता हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग जो कह रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो कह रहा है, ये कह रहा है कि राम कम रीच है श्याम से, वो पुअर नहीं है। अगर आप पुअर कर देते हो तो यहाँ पर श्याम भी पुअर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला है कि श्याम पुअर है, बोला है कि श्याम जो है वो रिच ही है। समझ रहे हो ना, वो पुअर नहीं है। अगर यहाँ पर पुअरर कर देंगे तो दोनों गरीब हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं किसी के गरीब होने के बारे में, श्याम के बारे में एटलीस्ट तो बोला ही नहीं है। भले ही राम हो सकता है मान लो पुअर है, लेकिन श्याम तो पुअर नहीं है ना, वो रिच ही है राम के अपेक्षा। तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड को चेंज करने से, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर बोला है राम इज़ लेस रिचर देन श्याम, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये बता रहा है कि राम कम रीच है श्याम से, मतलब रीच दोनों हैं, लेकिन राम जो है वो कम रीच है। लेकिन यहाँ पर हटा करके पुअरर कर देते हैं तो इसका मतलब आता है कि राम कम पुअर है श्याम से, मतलब यहाँ पर दोनों पुअर हैं, श्याम भी और राम भी। राम थोड़ा सा कम है, श्याम ज़्यादा है, लेकिन पुअर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि श्याम तो पुअर है ही नहीं, ये रीच है, और राम भी रीच है, थोड़ा सा श्याम से कम है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इसको मत सोचना, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला था कि ग्रामर रूल जिस तरीके से मोस्ट को हटाए, मोर को हटाए, लेस को हटाए, लेस को हटा करके, तो ये सारे रूल थे कि लेस को हटाना है वहाँ पर, है ना। तो ग्रामर रूल के साथ साथ क्या फॉलो करना चाहिए, उस सेंटेंस का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज होना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब कहोगे सर सारे रूल में, ग्रामर के जितने सारे रूल हैं हर एक जगह ऐसा कुछ चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं, जहाँ चेक करने की ज़रूरत है वहाँ तो मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे इस वाले कॉन्सेप्ट में 29 में इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से आगे भी अगर कोई कॉन्सेप्ट वैसा दिखता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, मीनिंग को चेंज करके सोचते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। हर एक जगह नहीं चेक करना है। ये वाले कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए मोर और मोस्ट और लेस को हटाने की बात, तो एक बार आपको अवेयर होना है वहाँ पर कि कहीं उसका मीनिंग तो नहीं चेंज हो जा रहा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा अगर कुछ, तो आप क्या करोगे, वीडियो को फिर से बैक करके देखोगे। वैसे मैं भरपूर कोशिश किया हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया हो, ठीक है। तो दो तरीके से, किस तरीके से आपको चेंज करना था इन दोनों को, दो तरीके से भी इसको इम्प्रूव कर सकते थे। तीसरे तरीके पुअरर के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर कहोगे कि सर हम वीकर कर देंगे, गरिमा इज़ वीकर देन रजनी, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही गरिमा और ना ही रजनी वीक है, स्ट्रोंगर में कंपैरिजन किया गया है कि रजनी तो हमेशा ही स्ट्रोंगर है, गरिमा थोड़ी सी कम है ना। और अगर हम उसको वीकर कर देंगे तो हम ये भी कह रहे होंगे कि रजनी जो है वो वीक है, लेकिन वीक की तो बात ही नहीं कह रहा, ठीक है। तो ऐसे आपको घुमा के नहीं सोचना है। एग्जाम में भी आपको ऐसा धोखा दे सकता है। मान लिया जाए ये क्वेश्चन रहे और आपको बोल दे कि इसका जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, 4 ऑप्शन रहेंगे वहाँ पे, 4 ऑप्शन है ना, उसमें ये भी चीज़ दिया रहेगा कि वहाँ पर दिया रहेगा कि गरिमा इज़ वीकर दैन रजनी, है ना। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जो कि आपको उस पर टिक नहीं लगाना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ऐसे पूछे जाते हैं। अब ज़रा बात करते हैं आगे, देख लो कॉन्सेप्ट नंबर 30। यहाँ बोला व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विथ ए कंजंक्शन। यहाँ पर बोला क्या है, देखो जब दो एडजेक्टिव एक कंजंक्शन से, किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना। यहाँ बोला है गरिमा हैज़ बिकम वाइजर एंड इंटेलिजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका राजू इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट लेस फॉर्चुनेट स्टूडेंट इन द क्लास। दोनों के बीच बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। अब यहाँ पर बोला है कि जब दो एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन से जुड़े हों तो आप ढूंढ करके बताओ कि कौन कौन से दो एडजेक्टिव हैं इन दोनों सेंटेंस में। यहाँ पर है वाइजर और यहाँ पर है इंटेलिजेंट, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों जुड़े हैं एंड से, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट और यहाँ पर है लेस फॉर्चुनेट, ठीक। अब ये दोनों जुड़े हैं बट से, मतलब बट भी कंजंक्शन है आपका। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ बोला है कि गरिमा हैज़ बिकम वाइजर एंड इंटेलिजेंट। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो जहाँ पर दो एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। और अलर्ट कैसे होना, ये ज़रा ध्यान दो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जब भी दो एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन से जुड़े हों तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए, मतलब आ तो पॉजिटिव में होना चाहिए
या तो कंपैरेटिव में होना चाहिए या तो सुपरलेटिव में होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गरिमा हैज़ वाइजर एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कर दो, गरिमा हैज़ बिकम वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट, तभी तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट रहेगा तो ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया, वाइजर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गरिमा हैज़ बिकम वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि सर हम वाइजर को ही क्यों ना वाइज कर दें और दोनों को पॉजिटिव में ही रहने दें, तो भी आप गलत कर दोगे। क्यों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। यहाँ एक ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी दो चीज़ों के बारे में आपको चुनाव करना हो, मतलब दो चीज़ों को करेक्ट करने की नौबत आ जाए, तो आप हमेशा बाद वाले को करेक्ट करना, पहले वाले को नहीं। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया रहे। मान लिया जाए ये सेंटेंस दे दे और कहे कि अंडरलाइन जो भी वर्ड में किया गया उसको इंप्रूव करो, और अंडरलाइन वहाँ पर वाइजर को कर देगा, तो आपको इसको वाइज ही करना पड़ेगा। और अगर स्पेसिफिक तरीके से मेंशन ना किया हो तो आपको हमेशा बाद वाले को करेक्ट करना है। समझ रहे हो, फिर से दोहरा देता हूँ, जब भी ऐसा आपको लगे कि दो चीज़ों के बीच करेक्ट करना है, जैसे कॉन्सेप्ट अभी क्या बताया कि दो एडजेक्टिव जब भी किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, जैसे यहाँ पर एंड से जुड़ा है, तो आपको दोनों को सेम डिग्री में रखना है। अब आपके पास कन्फ्यूजन ये आया कि या तो मैं पॉजिटिव में कर दूँ और फिर कंपैरेटिव में कर दूँ, तो मैंने कहा नहीं, कंपैरेटिव में करो। क्यों, क्योंकि बाद वाले को इंप्रूव करना है, ना कि पहले वाले को। कब तक, जब तक कि वहाँ पर मेंशन ना हो किसी स्पेसिफिक वर्ड को, या फिर अंडरलाइन करके कहीं दिया ना रहे कि इस पार्ट को करो। मान लिया जाए वाइजर को अंडरलाइन करके बोले कि उसी को आपको करेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाइजर को वाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर बोला है राजू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बट लेस फॉर्चुनेट। अब यहाँ पर देखो, लेस फॉर्चुनेट जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। लेस तो मैं बता दिया ना, लिटिल, लेस और लिस्ट क्या होते हैं, कंपैरेटिव में होते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सुपरलेटिव में है, दोनों बट से जुड़ा हुआ है कंजंक्शन से, तो दोनों को क्या करना है, सेम डिग्री में रखने हैं। अब आप क्या करोगे, अब मैंने बताया कि दोनों के बीच अगर चुनाव करना हो तो बाद वाले को इंप्रूव करो, है ना। तो क्या करोगे, लेस फॉर्चुनेट को फिर सुपरलेटिव बना दो, क्योंकि इसके पहले सुपरलेटिव है, तो यहाँ पर लिस्ट फॉर्चुनेट हो जाएगा। लेस को हटा करके इसको लिस्ट कर दो, है ना, क्योंकि सुपरलेटिव लिस्ट होता है। अब जरा ध्यान दो, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर अंडरलाइन मान लिया जाए इस तरीके से पूरे में रहे, पूरे में रहे ऐसे करके, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भी आपको लिस्ट फॉर्चुनेट ही करना पड़ेगा। फिर आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम स्ट्रॉन्गर कर दें, किसी तरीके से इसको क्या स्ट्रॉन्गर हम नहीं मान सकते, नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। क्यों, ध्यान देने वाली बात है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको क्यों नहीं रख सकते, पूरे सेंटेंस की बात कह रहा हूँ, अभी इसको पूरे किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं रख सकते क्या, तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ कि जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी वस्तु के बारे में कंपैरिजन हो और वन वर्सेस ऑल का हो, तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा वन वर्सेस ऑल, राजू का कंपैरिजन किया गया है सारे स्टूडेंट से, क्लास के सारे स्टूडेंट से, मतलब वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं। इन द क्लास दे रखा है, तो आप इसको किसी भी हालत में कंपैरेटिव डिग्री में रख ही नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री में ही रखना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ करेक्शन हुआ कि राजू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बट लीस्ट फॉर्चुनेट स्टूडेंट इन द क्लास, लेस को हटा करके लिस्ट करना पड़ेगा। तो इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि बाद वाले को आपको करेक्ट करना है ना, तो और सेम डिग्री में रखना है, तो लेस फॉर्चुनेट के बदले लिस्ट कर दो। सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि इन द क्लास दिया हुआ है, मतलब राजू का पूरे क्लास से क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, जिसमें राजू भी शामिल है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर क्या करना था, इंटेलिजेंट को मोर इंटेलिजेंट रखो, और यहाँ पर लेस फॉर्चुनेट को लिस्ट फॉर्चुनेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। फिर मैं एक बार दोहरा दूँ इस कॉन्सेप्ट को कि जब भी दो एडजेक्टिव्स किसी एक कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं, तो दोनों को सेम डिग्री में रखना ज़रूरी है।
सोच लो एक कॉन्सेप्ट को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लेता तो मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ जाती। तो मैं सारा कुछ प्रैक्टिस में करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, कमी नहीं रहने दूंगा। अब ज़रा बात करते हैं, देखो इसमें यूज़ ऑफ रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली। देखो यहाँ पर रिलेटिवली एक वर्ड है, कंपैरेटिवली एक वर्ड है, और दोनों एडवर्ब हैं, ठीक है, दोनों एडवर्ब हैं। किस तरीके से इसका यूज़ होता है ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर ट्रायल क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोला द स्टूडेंट्स फाउंड द टेस्ट रिलेटिवली ईजियर, है ना। तो यहाँ पर क्या एरर है, मतलब स्टूडेंट क्या उसको लगा कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलेटिवली क्या है, ईजियर है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जब भी ये दोनों वर्ड आपको देखने को मिल जाए कहीं भी एग्ज़ाम में कहीं भी, तो सिंपल सी बात है, इसके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री में ही एडजेक्टिव को रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर ये एडवर्ब है तो इसके बाद एडजेक्टिव आएंगे, और एडजेक्टिव को क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव को आपको रखना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो एडवर्ब का डिग्री है ये ऑलरेडी किसमें है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, कंपैरिजन को बता रहा है। तो इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को नहीं रखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री वाले को ही रखेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिवली है तो इसके बाद ईजियर के जगह पर ईजी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में रखना है, तो यहाँ पर ईजी करके करेक्ट कर देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर है जमशेदपुर इज़ कंपैरेटिवली हॉटर दैन रांची, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपैरेटिवली एक वर्ड आ चुका है, तो इसके बाद हम लोग हॉटर को हॉटर नहीं हॉट रखेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तब भी पता है ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आपको चकमा मतलब खा गए होगे कि भाई अभी अभी सर ने कॉन्सेप्ट बताया कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली डिग्री के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री में रखना है, तो पॉजिटिव डिग्री में रख दिया, फिर ये गलत क्यों हो गया, ध्यान से समझो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब भी ये दोनों वर्ड आएंगे इसके बाद कौन से डिग्री वाले एडजेक्टिव को रखना है, पॉजिटिव डिग्री वाले को। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री में रखते हो और उसका मीनिंग ही गलत दे देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही दोनों वर्ड को ही ड्रॉप कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हॉटर को हटा करके हॉट कर देते हैं तो मीनिंग एकदम बिल्कुल ही क्या एब्सर्ड मीनिंग देता है, बिल्कुल उल्टा सीधा मीनिंग दे देता है। कैसे, जमशेदपुर इज़ कंपैरेटिवली हॉट दैन रांची होता है क्या, नहीं, क्योंकि दैन लगा है, इसका मतलब इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री में आना ही पड़ेगा एडजेक्टिव को। तो फिर आप कहोगे सर यहाँ से दैन को भी हटा देते हैं और हॉट रांची लिख देते हैं, इस तरीके से हॉट रांची लिख देते हैं, तो जमशेदपुर इज़ कंपैरेटिवली हॉट रांची, ये भी मीनिंग गलत दे देता है, कंपैरिजन हो ही नहीं पा रहा, जबकि यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है ना। तो इस तरीके से जब भी आपके एग्ज़ाम में आपको उलझन आपके दिमाग में आ जाए कि क्या करें, कॉन्सेप्ट तो हम सीखें कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें हॉटर नहीं हॉट रखना है, लेकिन हॉटर भी नहीं रख सकते, मतलब हॉटर की जगह हॉट भी नहीं कर सकते, दैन को भी हटा रहे हैं तो भी मीनिंग गलत हो जा रहा है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वाले वर्ड को ही ड्रॉप कर देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद क्या करना है कि पॉजिटिव डिग्री वाले को ही रखें। कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव डिग्री कर देने से भी उसका मीनिंग एब्सर्ड हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उस केस में हम रिलेटिवली या कंपैरेटिवली वाले वर्ड को ही ड्रॉप कर देंगे। तो इसको पढ़ो एक बार फिर, जमशेदपुर इज़ हॉटर देन रांची करेक्ट हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट को, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये दोनों वर्ड जहाँ भी दिख जाएँ इसके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री में रखना है, किसको, एडजेक्टिव को। तो ईजियर की जगह पर यहाँ पर ईजी हो जाएगा और इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। देखो द स्टूडेंट्स फाउंड द टेस्ट रिलेटिवली ईजी, ठीक है, तो किसी तरीके से यहाँ पर एब्सर्ड मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर जमशेदपुर इज़ कंपैरेटिवली हॉट दैन रांची करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दैन के पहले तो हमेशा हॉटर ही आना चाहिए, और अगर दैन को भी रिमूव कर दें, हॉटर को भी रिमूव कर दें, तब भी यहाँ पर पढ़ेंगे जमशेदपुर इज़ कंपैरेटिवली हॉट रांची, तब भी गलत होगा। अगर हॉटर दैन दोनों को रिमूव कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर इज़ कंपैरेटिवली रांची, ऐसे भी गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर गलत मीनिंग देता है उसको हटाने से, उसको पॉजिटिव डिग्री पे करने पे, तो क्या करेंगे उस केस में या तो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली वाले वर्ड को ही ड्रॉप कर देंगे, तब जा करके ये करेक्ट हो जाएगा। अब ड्रॉप करके इसको सोचो, इसको कंपैरेटिवली को अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, जमशेदपुर इज़ हॉटर दैन रांची, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना, और कब आपको ध्यान देना है, जब ये दोनों वाले वर्ड आपको दर्शन दे दें एग्जाम में, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं आगे। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 32 क्या बोल रहा है, यूज़ ऑफ हाफ ट्वाइस
थ्राइस एंड टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है ना 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब 3 बार, 4 बार, 4 गुना, 3 गुना, ऐसे भी कहते हैं इसको। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, यहाँ पर है ट्रायल क्वेश्चंस में, दिस बॉक्स इज़ 5 टाइम्स हेवियर दैन दैट बॉक्स। 2 बॉक्स के बारे में क्या है, कंपैरिजन है, दिस बॉक्स के बारे में और दैट बॉक्स के बारे में। हेवियर दैन लिखा है, ये भी करेक्ट हो जाना चाहिए था। 5 टाइम्स है, ये भी करेक्ट हो जाना चाहिए था। फिर गलत क्यों है, क्या है इसके पीछे के कॉन्सेप्ट, ज़रा देखो। जब भी आपको एग्जाम में दिख जाए हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, अ टाइम्स, ये 4 वर्ड आपको जब भी दिख जाए, फिर से देखो, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, और फिर टाइम्स, तो आपको क्या करना है, इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है दिस बॉक्स इज़ 5 टाइम्स हेवी दैन दैट बॉक्स, तो भी यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर दैन लिखा है तो इसके पहले हेवियर ही होना चाहिए, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर फेरा क्या है, इस चीज़ को ध्यान दो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हेवियर दैन को पूरा का पूरा हटा दो और लिखो यहाँ पर कि दिस बॉक्स इज़ 5 टाइम्स एज हेवी एज दैट बॉक्स, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्यों है कि क्यों नहीं रख सकते, इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड को क्यों नहीं रख सकते, तो मैं आपको पहले दोनों को फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, उसके पीछे जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माई फादर इज़ ट्वाइस ओल्डर दैन माई ब्रदर। अब मैंने बताया कि ट्वाइस के बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री को लिखना ही नहीं है, तो नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, ओल्ड रखोगे, नहीं, ओल्ड रखने से भी आपका देन आ जाता है, जो कि देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद ही आता है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर ओल्डर दैन को हटा करके लिखना पड़ेगा एज ओल्ड एज। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि ये सारे वर्ड के बाद हमेशा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का इस्तेमाल होता है। फिर से दोहरा दूँ, ये सारे वर्ड जितने भी होते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव और एज का इस्तेमाल होता है। फिर से देखो, ये सारे वर्ड के साथ क्या लगेगा, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव होंगे प्लस एज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए आंसर, दिस बॉक्स इज़ 5 टाइम्स एज हेवी एज दैट बॉक्स, और हेवियर देन को हटा देना पड़ेगा। फिर यहाँ ओल्डर देन को हटा करके लिखो, माई फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, ठीक। अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो बता दिया, इसके पीछे लॉजिक समझते हैं, इसके बाद हम क्यों कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जितने होते हैं वो किसी डेफिनिट अमाउंट को नहीं बता रहा होता है। डेफिनिट अमाउंट का मतलब, यहाँ पर हेवियर बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50 kg हेवियर है। हेवियर का मतलब है कि कम या ज़्यादा, वो किसी डेफिनिट वैल्यू को नहीं बता रहा होता। लेकिन हाफ, ट्वाइस और थ्राइस और टाइम्स जो होता है, ये किसी डेफिनिट वैल्यू को बता रहा होता है, किसी फिक्स वैल्यू को बता रहा होता है। जैसे कोई 20 kg का है, कोई 20 kg का सामान है, हम कहेंगे हाफ ऑफ 20 kg, हाफ ऑफ 20 kg। अगर ऐसे लिखे तो इससे साफ साफ पता चल गया कि हाफ है मतलब इसका पूरा पूरा आधा है, मतलब 10 kg है। तो हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स, ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो किसी डेफिनिट वैल्यू के आगे पीछे ही आते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये सारे डेफिनिट वैल्यू को ही इंडिकेट करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री वाले जितने सारे वर्ड्स होते हैं वो किसी डेफिनिट वैल्यू को इंडिकेट नहीं करते, वो इनडेफिनिट वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। इसलिए इसके बाद हम लोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड को नहीं लिखते, ठीक है। इतना समझ गए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टाइम्स है, यहाँ पर ट्वाइस है, तो इसके बाद हेवियर देन, इसके बाद ओल्डर देन को हटा दो और लिख दो एज हेवी एज, और फिर यहाँ लिखो एज ओल्ड एज, ठीक। ध्यान में रखोगे इस चीज़ को। अब आगे ज़रा देखते हैं। 33rd नंबर का क्वेश्चन है, एज पॉजिटिव डिग्री एज। मतलब आज के वीडियो में भी काफ़ी जगह हम लोग देखें कि जहाँ जहाँ मतलब आपके क्वेश्चन में आ सकता था ये क्वेश्चन पहले ही, कि एज और एज जहाँ जहाँ लिखें तो उसके जगह पर हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखे। तो हाँ, इसका रूल यही है कि एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। जैसे क्वेश्चन देखो, रजनी इज़ एज वाइजर एज रजनीश।
तो एज और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री आया है जो कि गलत है, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में करना पड़ेगा क्योंकि एज और एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। तो यहाँ पर होना चाहिए रजनी इज़ एज वाइज एज रजनीश। फिर है दिल्ली इज़ एज हॉटर, नहीं एज हॉट एज नोएडा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब भी एज और एज रहे तो उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता। अब जरा बात करते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो यहाँ पर है फिर इसी तरीके से कि जहाँ भी एज, सो, टू, वेरी, एनफ ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके बाद और फिर इसके पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री और फिर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। इन सारे वर्ड के साथ भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव आते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है ही इज़ वाइजेस्ट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, है ना। तो एनफ एक वर्ड है, देखो यहाँ भी एनफ था, तो एनफ के पहले आप वाइजेस्ट यहाँ देख रहे हो जो कि यहाँ पर होना चाहिए वाइज। तो क्या लिखोगे इसको, ही इज़ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। इसी तरीके से ही इज़ टू क्लेवरर टू बी चीटेड, यहाँ पर क्लेवरर जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में है जो कि हमें करना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में क्लेवर। ठीक है, तो होगा ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड। अब जरा ध्यान दो, इसके बारे में एक अलग से टॉपिक ही है। टू और टू का जो इस्तेमाल करते हैं इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग होता है ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड, मतलब वह इतना चालाक है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। मतलब ये सेंटेंस को अगर पढ़ते हो, मान लीजिए इसको इम्प्रूव करके पढ़ें, यहाँ पर क्लेवर है, ठीक है, रूल के हिसाब से क्लेवर है। अब इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड। ये पढ़ने में आपको लग रहा है ना कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ नेगेटिव निकलता है। कैसे, जैसे ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड का मतलब होता है वह इतना चालाक है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ते हैं हम लोग एक सेंटेंस में, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, ऐसे इसको इम्प्रूव करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर आता है, उसमें ये चीज़ को पढ़ा जाता है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, लेकिन यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या देखना है, ये सारे वर्ड्स एज, सो, टू, वेरी, एनफ ये ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री के वर्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाइजेस्ट को हटा के वाइज करो, क्लेवरर को हटा के क्लेवर करो, और यहाँ पर फिर क्लेवरर को हटा के क्लेवर करो। ठीक है, तो यहाँ होगा राहुल इज़ नॉट सो क्लेवर एज रंजन। ठीक है, तो समझ गए सारे कॉन्सेप्ट। अब जरा आगे के बात करते हैं। 35वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज़। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट के, एक ही वस्तु के, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर वस्तु है, तो एक ही वस्तु के दो क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं एक ही सेंटेंस में। अब ध्यान दो, यहाँ पर सेकंड नंबर सेंटेंस की बात करते हैं। देखो, गोल्ड इज़ कॉस्टलियर दैन सिल्वर। तो यहाँ पर दो वस्तुओं के बारे में कंपैरिजन किया है, गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में। तो ऐसा तुम लोग पढ़ते आए शुरू से, गोल्ड इज़ कॉस्टलियर दैन सिल्वर, बिल्कुल ही करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होगे फर्स्ट वाले वर्ड में गोल्ड इज़ कॉस्टलियर दैन यूजफुल, मतलब गोल्ड कॉस्टली है यूजफुल होने से ज़्यादा, मतलब जितना वो यूजफुल है उससे ज़्यादा ये क्या है, कॉस्टली है। तो हम एक ही वस्तु के दो अलग अलग क्वालिटी को कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस केस में आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम में कि कहीं एक ही वस्तु के दो क्वालिटी के बारे में तो नहीं कह रहा। अगर दो क्वालिटी के बारे में कह रहा है, जैसे यहाँ पर कॉस्टलियर और यूज़फुल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो गुण, जो एडजेक्टिव सबसे ज़्यादा को शो कर रहा होता है उसके पहले आपको मोर लगाना पड़ेगा और उसको रखना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पर कॉस्टलियर है कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर कर दो पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर कॉस्टली। और जो कम वाले चीज़ को शो करता है, जैसे यहाँ पर यूज़फुल कम है, कॉस्टलियर ज़्यादा है, तो कॉस्टलियर के साथ मोर लिख दिए और इसको पॉजिटिव डिग्री में रख दिए। और यूज़फुल को भी क्या करना, यूज़फुल तो करेक्ट है अपनी जगह, क्योंकि इसको भी पॉजिटिव डिग्री में रखना है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एक ही वस्तु के दो क्वालिटी के बारे में डिस्कस करें, तो फर्स्ट वाला जो है, मतलब दैन के पहले वाला, ध्यान देना, दैन के पहले वाला जो गुण है उसके साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है और बाद वाले को भी पॉजिटिव डिग्री में रखना है। क्या बताया, ध्यान से समझो। थर्ड नंबर एग्जाम्पल से यहाँ बोला है गरिमा इज़ वाइजर देन स्मार्टर। अब दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में
आनी चाहिए कि दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए, और देन से पहले जो भी आता है उसके साथ मोर लगेगा। क्या लगेगा? मोर। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लो, यहाँ पर होगा गरिमा इज मोर वाइज देन स्मार्ट। ठीक है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में है। देखो, वाइज और स्मार्ट, और देन के पहले वाला जो भी एडजेक्टिव है उसके साथ मोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब भी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में अगर कंपेयर किया हुआ है, तो देन के पहले जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव आता है उसको भी रखो पॉजिटिव डिग्री में, और बाद वाले को भी रखो पॉजिटिव डिग्री में, और देन के पहले वाले एडजेक्टिव के पहले मोर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मोर वाइज नहीं होता, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वाइजर होता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा नहीं होता है ऐसा, है ना। यहाँ पर ये होता है कि जब भी एक वस्तु या व्यक्ति के दो अलग अलग क्वालिटी के बारे में कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ पर देन के पहले आने वाले जो एडजेक्टिव हैं उसके पहले मोर का इस्तेमाल होगा, और दोनों ही एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से गोल्ड इज़ मोर कॉस्टली दैन यूज़फुल, ऐसे रखना पड़ेगा। समझ गए कॉन्सेप्ट को? तो फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, ताकि आप भूलो नहीं कि जब भी कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच हो, या फिर दो क्वालिटीज़ के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में तो हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसे गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन सिल्वर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दो अलग अलग क्वालिटी के बारे में कहे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में, तो देन के पहले वाला जो है उसको रखना पड़ेगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और बाद वाले को भी पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। तो जैसे गरिमा इज़ मोर वाइज दैन स्मार्ट। समझ गए? भूलोगे नहीं? फिर से दोहरा दूँ क्या? आप वीडियो को देख लेना क्या मैं बताया हूँ, अगर ना दिमाग में आया हो तो। अब जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 36 में क्या बोला है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसके बारे में। कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन का जो झंझट होता है उसके बारे में। देखो क्या झंझट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसको ज़रा ध्यान से समझो। नॉमिनेटिव केस कहने का मतलब है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से समझो क्या क्या है यहाँ पर। नॉमिनेटिव केस के हम लोग प्रोनाउन को लिख रहे हैं, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? जैसे आई आता है, ही आता है, ही अ सी आता है, ही अ शी आता है, फिर दे आता है ना, फिर वी आता है, फिर यू आता है। ठीक, इट भी आता है, इट भी आता है। ठीक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव केस के, मतलब सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव केस के ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या होते हैं इसको लिख रहा हूँ। आई का होता है मी, आई का क्या होता है? मी। ही का क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। ठीक है, दे जो है इसका क्या होता है? दे का होता है देम। वी का होता है अस। यू का भी यू ही होता है, इट का भी इट ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यू का हमेशा यू होता है, इट का हमेशा इट ही होता है। क्या? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। किसके किसके? यू और इट के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि आई, ही, शी, दे, वी का ऑब्जेक्टिव केस आपको ध्यान में रखना है। आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस। ठीक, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी कंपैरिजन जो होता है वो दो नॉमिनेटिव केस के बीच होता है, या फिर दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में होता है। मतलब कंपैरिजन दो अलग अलग चीज़ों के बीच नहीं होता, हमेशा ही क्या होता है? आ तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच होगा, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच होगा। कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, हमेशा होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैं इसको मिटा नहीं रहा, अभी ध्यान से देखना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बोला है? ही इज़ स्मार्टर दैन मी। काफ़ी गलती करते हैं खास करके स्पोकन इंग्लिश में, फर्राटेदार इंग्लिश में ऐसे ही लोग बोलते हैं ही इज़ स्मार्टर देन मी, ही इज़ बेटर देन मी, है ना, जो कि गलत है। कैसे गलत है? देखो यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना, ही लिखा हुआ है, तो ही किस में है? सब्जेक्टिव केस में है। देख रहे हो, सब्जेक्टिव केस में। तो आगे भी यहाँ पर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बोला ही इज़ स्मार्टर देन मी, तो मी तो हो गया ऑब्जेक्ट,
जो कि गलत है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ मी है ना यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, इसके सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस क्या आता है, आई, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई। तो यहाँ पर है ही इज़ स्मार्टर देन आई, ना कि मी, तो यहाँ पर मी को हटा के आई लिखना पड़ेगा। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आगे देखो, यहाँ पर है गरिमा स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन मी। अब गरिमा के बीच और मेरे बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पर गरिमा जो है ये किस में है, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है ना, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के साथ ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से मी को हटा देना पड़ेगा और आई लिखना पड़ेगा। गरिमा स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन आई, समझ गए, ये इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर है दे लव हिम मोर देन वी होगा या अस होगा। अब मैं मिटाऊँ इसको, अब मैं इसको मिटाने चला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर है दे लव हिम मोर देन वी या अस होगा। अब कहोगे कि सर दे है यहाँ पर, मतलब दे क्या है, सब्जेक्टिव केस में है ना, दे है सब्जेक्टिव केस में, तो इन दोनों में सब्जेक्टिव केस क्या है, वी है, तो इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से होना चाहिए दे लव हिम मोर देन वी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर अगर अस भी लिख देंगे ना तो भी करेक्ट होगा। क्यों होगा, इस चीज़ पर फोकस करना, थोड़ा सा माइनर सी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर वी है तब भी सही है, अस है तब भी सही है, क्यों, ये ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, यहाँ 3 लोग हैं, पहला है दे, फिर है हिम और फिर है वी या फिर अस, 3 लोग हैं। अगर दे के साथ कंपेयर कर रहे हैं वी या अस को, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दे ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है, तो इन दोनों में सब्जेक्टिव केस है वी, तो कंपैरिजन यहाँ किसके किसके बीच हुआ है, दे और वी के साथ कंपैरिजन हुआ है, जो कि करेक्ट है। लेकिन एक और व्यक्ति है यहाँ पर हिम, जो कि यहाँ पर हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम है पहले, तो हिम है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में, तो वी और अस के बीच ऑब्जेक्टिव केस कौन है, अस है, तो अस को भी हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए सेकंड क्वेश्चन को देख करके कि सर इंग्लिश भी तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मी भी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो फिर मी को करेक्ट क्यों नहीं रहने दिए, समझ रहे हो, फिर से समझाऊं। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे चलो, दे है, हिम है और वी और अस है, मतलब 3 लोगों के बीच कंपैरिजन है, 3 लोगों के बीच है, जिसमें 2 लोगों के बीच कंपेयर करना है यहाँ पर 3 लोग। तो दे क्या है, सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रखेंगे वी, करेक्ट है, दे के साथ वी का कंपेयर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट आपका हिम, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर वी नहीं रखेंगे, अस रखेंगे, तब जाके करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि दोनों तरीके से अस और वी करेक्ट हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 2 ही लोग के बीच कंपैरिजन है, तीसरा कोई नहीं है, ही और मी के बीच, तो ही सब्जेक्टिव केस में है, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा और आई को लिख देना पड़ेगा, है ना। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं एक तरह से, हिम भी और अस और वी भी, तो यहाँ पर समझिए किस तरीके से गलत है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेकंड क्वेश्चन में भी तो ऑब्जेक्ट था इंग्लिश और मी, फिर मी को क्यों नहीं रखे, तो सिंपल सी बात है। देखो मैंने यहाँ कहा कि दे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वी दोनों सब्जेक्टिव करेक्ट हो जाएगा। हिम अगर ऑब्जेक्ट है तो अस के साथ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, फिर गलत क्यों हो गया। तो सिंपल सी बात है, कभी आप एक लैंग्वेज को किसी व्यक्ति से कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। व्यक्ति को व्यक्ति से करते हैं, कुत्ते को कुत्ते से करेंगे, है ना, जानवर को जानवर से करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप लैंग्वेज से नहीं कर सकते किसी व्यक्ति से कंपैरिजन, इसलिए यहाँ पर मी की जगह आई ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन गरिमा और आई के बीच हो रहा है, ना कि इंग्लिश और मी के बीच, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना एक बात, यहाँ पर जो समझाया थर्ड वाले क्वेश्चन में मीनिंग कैसे चेंज होता है, बहुत माइन्यूट सी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ बोला है दे लव हिम मोर देन वी, अभी हम वी लिख करके देखते हैं और इसका मीनिंग चेक करते हैं कि क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि दे किसको लव कर रहे हैं, हिम को, मोर देन वी, मतलब दे जो है वो वी को भी लव कर रहा है, हिम को भी लव कर रहा है, लेकिन हिम को ज़्यादा कर रहा है। दे लव हिम मोर देन वी, नहीं मैं थोड़ा सा उल्टा बोला, ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूँ। अगर हम यहाँ वी रखते हैं
तो यहाँ दे लव हिम मोर देन वी, मतलब दे भी लव कर रहा है हिम को और वी भी लव कर रहा है हिम को, है ना। दे लव हिम मोर देन वी, लेकिन दे जो है वो ज़्यादा करते हैं वी से, मतलब दे और वी दोनों लव करते हैं हिम को, लेकिन दे हैं वो ज़्यादा करते हैं हम लोगों से, ये इसका मीनिंग है। अगर हम इसको यहाँ से वी ना करके अस लिख देते हैं इस जगह पे, तो क्या मीनिंग निकलता है, देखो यहाँ बोला दे लव हिम मोर देन अस, मतलब दे जो है वो हिम को भी लव करता है और अस को भी लव करता है, लेकिन हिम को हम लोगों से ज़्यादा करता है। मतलब फर्स्ट केस में अगर वी था तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ही लोग क्या थे, हिम को लव कर रहे थे, दे भी और वी भी, लेकिन दे ज़्यादा कर रहे थे। अगर अस को लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि सिर्फ दे लव करता है किसको, हिम को भी और अस को भी, लेकिन हिम को ज़्यादा करता है हम लोगों से। समझ में आई बातें। फर्स्ट टाइम में अगर वी लिखा था तो उसका मतलब ये था कि एक ही व्यक्ति को लव किया जा रहा था दो अलग अलग लोगों से, दे के द्वारा और वी के द्वारा। अगर अस लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही व्यक्ति लव कर रहा है दो अलग अलग लोगों को, हिम को और अस को, लेकिन हिम को ज़्यादा कर रहा है। ये मीनिंग में फ़र्क हो जाता है, लेकिन करेक्ट दोनों तरीके से हैं। और फिर आप ध्यान क्या रखोगे, पहला ध्यान तो ये रखना है कि सब्जेक्टिव के साथ, है ना, सब्जेक्टिव के साथ रखना है। दो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं करते कंपैरिजन। सेकंड पॉइंट ध्यान में रखनी ये है कि जब भी तीन लोग यहाँ पर शामिल हो जाएं, जैसे यहाँ पर दे था, हिम था, वी और अस था, है ना, तो कभी कभी सब्जेक्ट के बीच और ऑब्जेक्ट के बीच भी पॉसिबल है। ठीक है, तो दे का सब्जेक्टिव केस बनता है वी, हिम का ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है दोनों तरीके से। मुझे उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और कोई यहाँ पर झंझट अब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पर ये थर्ड नंबर को समझाया हूँ ये शायद आपको बुक में देखने को ना मिले, लेकिन क्वेश्चन तो अराइज होता ही है। मतलब सिंपल जो इंडियन बुक्स होते हैं जो काम चलाओ के लिए लिखे गए हैं, मतलब हाँ आपको पास कर जाने हैं एग्ज़ाम को, तो इन सारे बुक्स में तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को फिर से देखना, अगर ना समझ में आई हो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। अब जरा देखो 37वें नंबर का क्या है। यहाँ पर बोला है कि कंपैरिजन सेम चीज़ों के बीच होता है। अभी मैंने बोला कि इंग्लिश और मी के बीच नहीं होता, है ना। अगर इंग्लिश है और नेक्स्ट जो है लैंग्वेज रहता संस्कृत, तो हम लोग इंग्लिश और संस्कृत के बीच कर सकते थे, व्यक्ति के बीच करेंगे, है ना। तो इस तरीके से बोला है कि कंपैरिजन सेम चीज़ों के बीच होता है। और ध्यान देना है कि प्रयुक्त प्रीपोजिशन का भी ख्याल रखना है। क्या इसका मीनिंग क्या है, ज़रा ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे ये कॉन्सेप्ट को। लोग गलती क्या करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। दूसरे टीचर क्या करते हैं, सिंपली फर्स्ट वाले जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाते, जो अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देता है तो लोग गलत कर बैठते हैं। देखो कैसे, यहाँ बोला है माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर देन यू। आज के बाद कोई इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि दो सेम चीज़ों के बीच हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ बोला है माई फ़ोन के बारे में और तुम्हारे फ़ोन के बारे में, लेकिन तुम्हारा फ़ोन का मेंशन तो है ही नहीं, यहाँ पर तुम्हारे यू के बारे में मेंशन है ना। तो माई फ़ोन को यू से कंपैरिजन कैसे करोगे, योर फ़ोन से हम लोग कर सकते हैं इसको कंपेयर। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन योर फ़ोन, ऐसे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा योर फ़ोन, पहला तरीका। सेकेंड तरीका है इसका दैट ऑफ का यूज़ करके। जो लोग क्या करते हैं, आदत सी बना लेते हैं कि हमेशा दैट ऑफ ही लगेगा, जो कि वैसी आदत नहीं बनानी है आपको। देखो कैसे, यहाँ सेकेंड तरीका से लिखेंगे कि माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन दैट ऑफ यू, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दैट ऑफ जो है वो पॉसेसिव केस को शो करता है, योर जो है वो पॉसेसिव केस के प्रोनाउन को शो करता है, उससे उसका पोसेसन है, उसका अधिकार है। इससे जैसे माई जो है ये शो कर रहा है कि ये फ़ोन माई का है ना। इसी तरीके से योर फ़ोन का है, मतलब फ़ोन तुम्हारा है, पोसेसन को शो करता है। तो दैट ऑफ जो शो करता है ये पोसेसन को शो कर रहा होता है। इसके बाद हम सिंपली ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लिखेंगे इस तरीके से, तो ये भी करेक्ट है। माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन दैट ऑफ यू, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन योर फ़ोन, दैट ऑफ यू का मतलब योर फ़ोन, ठीक है। दैट ऑफ यू का मतलब योर फ़ोन है, इतना समझ गए। अब आगे चलो, यहाँ पर है द क्लाइमेट ऑफ जमशेदपुर इज़ हॉटर दैन रांची।
अब यहाँ पर देखो क्या दिक्कत क्या है। अगर रहता जमशेदपुर इज़ हॉटर दैन रांची, सिर्फ इतना रहता तो बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि दो जगह का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जमशेदपुर और रांची, जो कि करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ हम क्या शहर के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कर किसके बीच रहे हैं? द क्लाइमेट के बारे में। जमशेदपुर के क्लाइमेट को हम रांची के क्लाइमेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ रांची दिया हुआ है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ जमशेदपुर इज़ हॉटर दैन द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दैन के बाद आपको लिखना पड़ेगा हॉटर दैन द क्लाइमेट ऑफ रांची, तो इस जगह पे आपको दैन के बाद ये लिखना पड़ेगा। या फिर अभी अभी बताया कि क्या लिखना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ जमशेदपुर इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ रांची भी लिखोगे तो शॉर्ट में निपट जाएगा काम और हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या? अगर लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ जमशेदपुर इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ रांची, ये भी लिखते हैं दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है द क्लाइमेट ऑफ रांची, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड पढ़ो, यहाँ है सिटीज़ इन चाइना आर मोर डेवलप्ड दैन इंडिया। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना और इंडिया के बारे में नहीं, सिटीज़ इन चाइना और इंडिया के बारे में, मतलब चाइना के सिटीज़ और इंडिया के सिटीज़ के बारे में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। देखो क्या एरर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सिटीज़ इन चाइना आर मोर डेवलप्ड दैन सिटीज़ इन इंडिया, ऐसे लिखना पड़ेगा, सिटीज़ इन इंडिया, है ना। जैसे यहाँ पर लिखे थे दैन द क्लाइमेट ऑफ रांची, इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे दैन सिटीज़ इन इंडिया, तब जा करके करेक्ट होगा। दूसरा तरीका क्या करते हैं मिस्टेक स्टूडेंट, वो देखो, यहाँ क्या कर देते हैं, सिटीज़ इन इंडिया आर डेवलप्ड दैन दैट ऑफ इंडिया लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? दैट ऑफ इंडिया, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। कैसे गलत हो जाता है? देखो, क्योंकि आदत बुरी करके रखते हैं अपने, दैट ऑफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट ऑफ करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पर सिटीज़ प्लूरल है, तो दैट का इस्तेमाल कैसे करोगे? दैट तो सिंपल सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दोज ऑफ इंडिया करना पड़ेगा, फिर भी ये गलत हो जाएगा। बताओ कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में ही बता दिया हूँ कि प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का कंपैरिजन है तो यहाँ पर ऑफ कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिटीज़ इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड दैन दोज इन इंडिया। समझ में आई बात? समझ गए? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखो फिर से दोहरा देता हूँ, सिटीज़ इन चाइना आर मोर डेवलप्ड दैन सिटीज़ इन इंडिया लिखोगे तो करेक्ट होगा। अगर सिटीज़ इन को नहीं लिखना चाहते, दैट ऑफ का इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट जो लिखते हैं वो सिंगुलर के लिए लिखते हैं, लेकिन सिटीज़ यानी प्लूरल है, प्लूरल बहुत सारे सिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट की जगह पर दोज लिखना पड़ेगा। तो दोज ऑफ इंडिया भी लिखोगे तो गलत होगा, क्योंकि ऑफ नहीं, यहाँ पर सिटीज़ इन चाइना की बात कह रहा है, तो सिटीज़ इन में इन प्रीपोजिशन है, तो यहाँ भी आपको इन प्रीपोजिशन ही लिखना पड़ेगा, तो करेक्ट होगा सिटीज़ इन चाइना आर मोर डेवलप्ड दैन दोज इन इंडिया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ध्यान क्या देने चाहिए आपको? सिटीज़ है प्लूरल में, तो यहाँ पर लिखोगे दोज, ना कि दैट। इन है यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे इन, ठीक है। यहाँ पर ऑफ, तो यहाँ पर लिखे थे दैन दैट ऑफ रांची। यहाँ था माई फ़ोन तो भी चलेगा, दैन दैट ऑफ यू भी लिख सकते हैं, दैन दैट ऑफ यू, या फिर योर फ़ोन, या फिर माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन योर फ़ोन, या फिर माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन दैट ऑफ यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन द फ़ोन ऑफ यू, ऐसे भी कह सकते हैं, माई फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन द फ़ोन ऑफ यू, या फिर दैन दैट ऑफ यू, या फिर दैन योर फ़ोन। समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है आप कोई भी किसी तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ ही नहीं होगा। अगर किसी तरीके से क्वेश्चन अराइज हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, टाइम मिलते ही मैं उसको पढ़ूंगा और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा आपके डाउट को, ठीक है। तो समझ गए? तो आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप बहुत कुछ सीखे। मुझे लगता है कि जितने 6 पार्ट में आप सीखोगे उससे कहीं ज़्यादा आप इस 7th पार्ट में अकेला सीख गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है इससे पहले जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो सब के सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सीखे हुए कॉन्सेप्ट थे। आज आप बहुत कुछ नए चीज़ को सीखे हो,
और इसको बार बार रिवाइज़ करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आपको बार बार रिवाइज़ करने हैं तभी चीज़ें आती हैं दिमाग में, नहीं तो आप भूल जाते हो। और अगर आप इंसान हो तो भूलोगे ही, आप कोई भगवान नहीं हो, है ना, कि भूलोगे नहीं। अगर आप भूल भी जाते, अगर मान लिया जाए नहीं भी भूलते, तो सीधी सी बात है आप भगवान होते और मंदिरों में होते, है ना, यहाँ वीडियो देख नहीं रहे होते, है ना, आपकी पूजा की जाती है वहाँ पे। तो भूलना एक स्वाभाविक सी बीमारी है हर एक इंसान, और भूलना एक पॉजिटिव चीज़ भी है। अगर आप किसी चीज़ों को नहीं भूलते तो बहुत ये नेगेटिव पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि पास्ट में मान लिया जाए ब्रेकअप हुआ हो, आपका दिल दुखाया हो और आप भूल नहीं पा रहे उस चीज़ को, तो आप मर ही जाओगे। कहीं कट छट गए, है ना, दर्द हुआ कभी और उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे, तो आप मर ही जाओगे सीधा। तो कहने का मतलब है भूलना एक स्वाभाविक सी बीमारी है, ह्यूमन नेचर है। भूलते हो अच्छी बात है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस नहीं करते, सिस्टमैटिक वे में आप उसको रिवीजन नहीं करते तो आप भूलोगे ही। तो रिवीजन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और एक ही दिन में रिवाइज नहीं कर लेना हर एक चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आएगा, फल लगेगा, लेकिन उसके पहले आपको हज़ारों घड़े क्या करना पड़ेगा, पानी से सींचना पड़ेगा, रिवीजन से सींचना पड़ेगा आपकी स्टडी को। ठीक है, बहुत कुछ सीखे। जो लोग नए हैं आप चेक करो, पर्सनल गाइडेंस मैं लोगों को देता हूँ। पहले टास्क देता हूँ, टास्क के बेस्ट पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ ताकि आप कितना इम्प्रूव किए कि नहीं, इस चीज़ को भी वहाँ सिखाया जाता है। रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, कब कैसे रिवाइज करना है ये मैं आपको बताते रहता हूँ आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस पर मैसेज करोगे, हाय हेलो नहीं कहना है, सिंपली जाओ पर्सनल गाइडेंस लिखो, मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर क्या है इसमें ज्वाइन करने के। ठीक है, और इसके लिए पे भी करने होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चे भी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी थक गया हूँ, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।